हेलो मित्रों, मैं गौरी आप सभी को बीए फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट पेपर, जिसमें हम लोगों ने नागरिकता संबंधी भाग 2 तक अध्ययन कर लिया था क्लासरूम में। अब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। मूल अधिकारों को हमने कुछ पॉइंट्स में बांटा है, जैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसी के अनुसार। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला पॉइंट, फंडामेंटल राइट में को हिंदी में मूल अधिकार कहा जाता है। तो मूल अधिकार का सबसे पहले जो पॉइंट बनेगा वो मूल अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सेकंड जो होगा वो होगा संविधान में मूल अधिकारों की स्थिति क्या है, या संविधान में कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन किया गया है, ये हम सेकंड नंबर के पॉइंट में पढ़ेंगे। और जो थर्ड नंबर का पॉइंट होगा वो ये पढ़ेंगे कि ये जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं, है ना, इनका स्रोत क्या है, इनका रिसोर्स क्या है। तो तीसरे नंबर के पॉइंट में हम ये जानेंगे कि इनका स्रोत क्या है। आगे जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है उसमें मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का मतलब है कि क्या सरकार इनको किसी भी स्थिति में हनन कर सकती है, इनको स्थगित कर सकती है, या इनको स्थगित नहीं किया जा सकता, ये हम सब जानेंगे। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो आगे है वो है फिफ्थ नंबर का पॉइंट, और उसमें है मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकार हमारे संविधान में रखे गए हैं, तो क्यों रखे गए हैं, ये भारतीय नागरिकों के लिए या हमारे जो भारत सरकार है उसके लिए और भारत के जो जनता है उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे। अब जो सब लास्ट पॉइंट है सिक्स नंबर, वो उसमें हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। ओवरऑल जो बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको इसी में हम इन्हीं पॉइंटों में हमारा आंसर मिल जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा के पूछता है फिर भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं मूल अधिकारों का अर्थ। हमने आपको क्लासरूम में मूल अधिकार का अर्थ याद बता दिया था। तो मूल अधिकार जो है वो 2 शब्द से बना है, एक तो मूल, दूसरा है अधिकार। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि हमने मूल और अधिकार को दो शब्दों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो अधिकार क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। अधिकार जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जीवन का वह वातावरण है जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट पूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम जो हमारे व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास है वो पूर्ण रूप से हो सके। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल क्यों कहे गए हैं ये भी जानना जरूरी है। अब आप जानते होंगे कि अधिकार कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, और कितने सारे अधिकार हैं जो मानवाधिकार होते हैं जिनका चर्चा यूएनओ में की गई है ना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओवरऑल कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, पर मूल अधिकार क्या है ये जानना जरूरी है। मित्रों, जो मूल अधिकार हैं वे भारतीय संविधान में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि भारतीय संविधान इनका मूल है। मूल मतलब जड़, रूट जिसे कहते हैं। तो जहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है या जिसके जो जड़ है ये कहाँ से है, तो ये सब हमें मूल अधिकारों के रूप में संविधान में मिलते हैं, इसलिए है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इनका किसी नागरिक के द्वारा दूसरे नागरिक के अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, अथवा सरकार के द्वारा अगर मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, तो संविधान ये व्यवस्था करता है कि उनको ये संरक्षित करेगा, इसीलिए ये मूल है। और आपने सुना होगा कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसे ही ये अधिकार जो हमें 6 दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये जो मूल अधिकार हैं इनके बिना हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, चहुमुखी विकास नहीं हो सकता, इसीलिए इनको मूल कहा जाता है। अब हम आते हैं संविधान में स्थिति।
संवैधानिक स्थिति मूल अधिकारों की क्या है? तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 2 नागरिकता से संबंधित था और भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो मूल स्रोत। तो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल स्रोत है मूल अधिकारों का, वो है अमेरिका का संविधान। हमने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब हमने संविधान की रचना की है। इसी में हमने अमेरिका के संविधान से कई और उपबंध लिए हैं, पर मूल अधिकार अभी यहाँ उल्लेख किया जाना ज़रूरी है। तो हमने मूल अधिकार यहाँ से लिए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। तो आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की चर्चा न करके ये बताया गया है कि ये मूल अधिकार जो हैं वो भारत राज्य में के लिए हैं और भारत राज्य के क्षेत्र में लागू होते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि राज्य को परिभाषित किया जाना अनिवार्य था, इसीलिए आर्टिकल 12 में इसकी व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद जो 13 है उसमें बताया गया है कि जो मूल अधिकार हैं वो क्या है कि अगर इनको सरकार के द्वारा समाप्त करने की या सीमित करने की कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो फिर ये जो आर्टिकल 13 है, 13 है, वो प्रभावी हो जाता है और वह कानून वहाँ तक अवैध घोषित होगा जहाँ तक ये मूल अधिकारों का हनन करता होगा। ठीक है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक जो 2 आर्टिकल थे इनमें मूल अधिकारों की चर्चा नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों को देने की व्यवस्था और राज्य कहाँ तक दिए गए हैं, राज्य को परिभाषित किया गया है। अब जो आर्टिकल 14 है, 14 है अनुच्छेद, उसमें हमारे मूल अधिकार शुरू होते हैं वहाँ से। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो क्या है? हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार पढ़ने से पहले हमें शब्द जो समानता आ रहा है, इक्वलिटी इंग्लिश में कहा जाता है, ये है क्या? तो इक्वलिटी को परिभाषित करने के लिए हम आपको बता दें कि इक्वलिटी का मतलब अरस्तू ने कहा था कि समानों में समान और असमानों में असमान। मतलब समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और जो असमान हैं, जो समान नहीं हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। यही समानता है। वास्तव में समानता ये नहीं है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके, नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम आपको समानता का जो अधिकार है वो बता रहे हैं। अब समानता का जो अधिकार है उसमें समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान का क्या मतलब हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। वो ये है कि मान लीजिए कि चपरासी है, चपरासियों का वेतन 30,000 के लगभग होगा। तो सभी चपरासियों को 30,000 वेतनमान दिया जाना चाहिए। अब आप देखते होंगे कि आईएएस एक ऑफिसर होता है, तो आईएएस का वेतन चपरासियों से ज़्यादा होता है, जानते हो, 50-60 जितना भी होता हो उतना होता होगा। तो अब हम कहेंगे कि चपरासियों को इतना कम और आईएएस को इतना ज़्यादा, तो हमने समानता का पालन नहीं किया। लेकिन वास्तव में ये समानता ही है, क्योंकि हमने सभी चपरासियों के लिए 30,000 और सभी आईएएस के लिए हमने 60,000, 50,000 जितना भी वेतन है उतना रखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो पूर्ण रूप से समानता को परिभाषित करता है, जिसमें अरस्तू के द्वारा जो लाइन कोड की गई थी वो ये थी कि समानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और असमानों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।